अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जरा पाकिस्तान सुपर लीग के कंफर्मेशन के बाद अब समझ लें कि बहुत सारी तैयारियां हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। ऑफिशियल्स तो मौजूद हैं यूएई के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान में टीमें मौजूद है, फ्रेंचाइज उनके जितने भी इंतज़ामिया हैं वो इस वक्त बड़े मसरूफ़ हैं। खिलाड़ियों की टेस्टिंग का अमल जारी है और जो खिलाड़ी टेस्ट क्लियर करेंगे वो फिर यूएई जाने के अहल होंगे। लेकिन इससे बड़ी जो एक छोटी सी हर्डल समझ लें या बड़ी भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सारे आ सकेंगे, ये एक मामला है जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान चल रहा है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स या ऑब्वियसली जो बदलते हालात हैं दुनिया के, कोई पहुंच पा रहा है, लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं, वीज़ाज़ हैं, फिर यूएई के अंदर जो कवानीन बने हैं जिसमें उनके कुछ मुल्कों के लिए फ़्लाइट्स बंद है। ये सारे मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। और लेकिन ऑब्वियसली पीएसएल का होना तो बहरहाल एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन पर बात भी करेंगे, साथ साथ कुछ क्रिकेट की भी बात करेंगे कि कौन सी टीम इस वक्त जो है वो मज़ीद आगे जा सकती है, कुछ टीमें नीचे मौजूद हैं क्या ऊपर आएंगी। इस हवाले से हम पुरानी बड़ी डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन के बाद डायरेक्ट चलते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं। पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तो बहुत सारे प्लेयर्स तो दैन में आती हैं, लेकिन साथ ही पीएसएल के प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास, ऑब्वियसली उनकी शख्सियत जो है हमेशा नुमाया होती है ड्यूरिंग पीएसएल। तो माशाल्लाह आईसीसी के साथ काम करने के बाद दी 100 जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इवेंट है उसमें भी जो है बतौर होस्ट जो है शिरकत करेंगी। ज़ैनब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आई थिंक थोड़ी सी सूरत हाल 3-4 दिन पहले बड़ी ब्लीक लग रही थी, लग रहा था पता नहीं पीएसएल अब नहीं हुआ तो फिर तो पूरे साल जो है क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है। बड़ा आई थिंक इट्स अ मैसिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। गफार, बहुत बड़ी खबर है जो ये आई है एंड आई थिंक इसमें पीसीबी को मैं जरूर क्रेडिट दूंगी बिकॉज ऑब्वियसली ऑफन बोर्ड को क्रिटिसिज्म मिलती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत वहाँ जाके काफी एफर्ट्स किए हैं। जी, आवाज आ रही है? जी जी ज़ैनब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आ रही है जी। मैं कह रही हूँ कि इसमें क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली बोर्ड को। वहाँ पे काफी देर से लोग गए हुए थे, ऑफिशियल्स गए हुए थे, मीटिंग्स हो रही थी, एग्जेम्पशंस चाहिए थी आपको प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट क्रू के लिए जो कि साउथ अफ्रीका इंडिया से आ रहे थे। इतना आसान नहीं था क्योंकि अगर आपको पता हो कि इस वक्त ट्रैवल बैन लगा हुआ है। सो आई फील लाइक इसमें डेफिनेटली इन लोगों को क्रेडिट जाता है। एंड उसके बाद आपके पास कोई विंडो भी नहीं है थ्रू आउट द ईयर, सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द इश्यूज बाय द वे, क्योंकि यही टाइम पीरियड आपके पास। जी बिल्कुल, आपने कहा और बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से की जाती हैं कि ज़ैनब एक ऑब्वियसली जो अपडेट है वो मैं अपने रिपोर्टर अबू बकर से पूछता हूं, क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की भी थोड़ी बात हो रही है, कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं। अबू बकर से पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर मैं आपका तज्जिया हासिल करता हूँ। बकर, ऑब्वियसली आसान नहीं है क्योंकि बड़े 11th आवर पे इसका डिसीजन हुआ है। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अनअवेलेबल हैं और फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कोई हमें अच्छे रिप्लेसमेंट दिखाई दे रही हैं। देखिए गफार, जो प्लेयर्स अभी अनअवेलेबल हैं उनके अंदर को 5 से 6 प्लेयर्स तो कंफर्मेशन होगी उनकी, जो कि इस पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे, जिनके अंदर बांग्लादेश के सुपरस्टार शाकिब अल हसन है जो कि लाहौर के अंदर की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी। इसके साथ साथ बांग्लादेश के महमूदुल्लाह हैं, ये लोग जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं क्योंकि इनकी सीरीज है तो इस वजह से इन्होंने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। इसके साथ साथ जो बैन कटिंग जो कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी, वो अदम दस्तयाब होंगे। जॉर्ज लिंडे जो है जनूबी अफ्रीकी, वो भी इस पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे। जो बंस जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, वो भी अभी तक कंफर्मेशन यही आ रही है कि वो भी हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन, वो भी इस पीएसएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जहां तक बात है पीएसएल की ड्राफ्टिंग की, तो इस वक्त फाइनल की जा रही हैं लिस्टें। जो प्लेयर्स जो पिछले रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में रखे गए थे, उन्हीं प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो फ्रेंचाइजेस को दी गई है और उनमें से ही फ्रेंचाइजेस अपने 2-2 प्लेयर्स का इंतखाब करेगी। ठीक है अबूबकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब, ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग का होना इंपॉर्टेंट है। गैर मुल्की खिलाड़ी जैसे कि शाकिब अल हसन बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। जॉर्ज लिंडे का नाम भी मैंने सुना है शायद वो भी अवेलेबल ना हो। सो कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बहरहाल पीएसएल का होना जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर हर टीम में 3-4 गैर मुल्की प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं जो ऑलरेडी मौजूद भी हैं सो ये भी कोई बुरी सूरत हाल नहीं है। अब देखें डेवलपमेंट सिचुएशन है, आपके पास भी अगर इसमें कोई खबर है जो आप ऐड करना चाहें। गफार, आई थिंक इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये सोचें कि कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, बिकॉज जिस तरह से पीएसएल लास्ट मिनट पे फाइनलाइज हुआ है और आजकल जो दुनिया में हालात हैं, आसान नहीं है प्लेयर्स के लिए आना या जाना। इंडियन प्लेयर्स जो उन्होंने मेंशन किए हैं, ये मत भूलें कि जब वो एक दफा यहाँ से वापस जाएंगे उनको 2 हफ्ते की क्वारंटीन करनी है। सो आई थिंक जो प्लेयर्स आईपीएल खेल के गए हैं शायद अभी तक पहुंचे भी नहीं है, या अगर पहुंच भी गए हैं तो नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट ऑल ओवर अगेन कि दोबारा से जाके 2 हफ्ते की क्वारंटीन करें।
सो आई थिंक कि हमारे पास ऑब्वियसली प्लेयर्स की क्वालिटी उस तरह से नहीं है, बट जो मैं देख रही थी मार्टिन गप्टिल का नाम आ रहा था और एक दो एंड्रे रसल हैं, तो कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली मजे के जो स्टार्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। बट आई थिंक कि हमें इस चीज पे बिकॉज आगे कोई विंडो नहीं है, आई थिंक वी शुड बी हैप्पी कि हमें एक विंडो मिल गई है, वरना मुझे ये कंप्लीशन ऑफ पीएसएल मुश्किल लग रही थी बिकॉज आगे वर्ल्ड कप है, अफगानिस्तान की सीरीज है, बहुत सी सीरीज लाइंड अप है पाकिस्तान के लिए, सो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। फिर जनवरी आ जाना था और जनवरी में पीएसएल करना डजंट मेक सेंस क्योंकि फरवरी में तो ऑलरेडी आपका नेक्स्ट एडिशन होती है। शायद कैंसिल हो जाता ये सीजन। सो आई थिंक कि जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। एंड टीम्स की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आपको टेबल याद होगा, इस वक्त 3 टीम्स हैं जो कि एक ही पॉइंट्स में हैं। सो मेरा ख्याल से अच्छा टूर्नामेंट होगा। गर्मी बहुत होगी, ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। कंडीशंस भी डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक आपको टीम भी डिफरेंट बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया कंडीशंस का, दैट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यूएई के अंदर या पाकिस्तान में यूजली जून में क्रिकेट नहीं होती। बट ना प्रोफेशनल्स हैं क्रिकेटर्स, और ऑब्वियसली कल समीर हसन बंडी साहब मेरे शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है बोर्ड ने, मेडिकल और उसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट ने, कि किस तरह इन लड़कों या खिलाड़ी को जो इंटरनेशनली भी आ रहे हैं उनको गर्मी से बचाना है। और इसीलिए जो मैचेस हैं वो लेट थोड़ा रखे जा रहे हैं, 5 बजे या 10 बजे की टाइमिंग। और फिर उस ग्राउंड की एक ब्यूटी भी है जो अबू धाबी वाला है कि सराउंडिंग्स में कुछ है नहीं, तो आई होप कि थोड़ा रिस्पाइट मिल जाएगा। अब तो खैर लोग कराची और लाहौर की गर्मी की भी आती है, हमारे प्लेयर्स को तो मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, देखें फिर भी आई वुड से कि 44 डिग्रीज बहुत, जो एक दुबई की जो गर्मी है वो बड़ी डिफरेंट होती है कराची या लाहौर की गर्मी से, क्योंकि वहाँ सूरज जो है आपको पता है कि कितनी आके चुभता है लिटरली। सो मुझे जो इतलात मिली है वो ये है कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शायद 11 बजे मैच शुरू हो और 6 बजे शायद शुरू हो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, क्योंकि घंटे का डिफरेंस भी है। सो डबल हेडर्स वाले में भी काफी लेट स्टार्ट होंगे, लेकिन वो मेनली प्लेयर्स के लिए हैं बिकॉज 5 बजे तक तो वहां पे बहुत गर्मी है। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन चूंकि जो सूरत-ए-हाल 2 दिन पहले बनी थी ना, जब हमें लग रहा था कि लीग नहीं होगी तो क्या होगा, तो उसके बाद आई थिंक ज़्यादा नाशुक्री नहीं करनी चाहिए हम सबको भी, लोगों को भी, कि अगर लेट नाइट मैच भी हैं या अगर लेट नाइट देखने पड़ जाएँ। बट ज़ैनब, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि हम 2 मरतबा का जो हमारा एक प्रॉब्लम हुआ उससे बहुत सीख कर, और आई एम वेरी होपफुल कि इस बार चूँकि यूएई में हो रहा है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ज़ैनब, चूँकि आईपीएल बहुत अच्छे तरीके से हुआ था यूएई के अंदर, इसी कंपनी ने करवाया था। तो आप भी कितनी होपफुल हैं कि, और दूसरा आई थिंक हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और गफार, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लोगों को। लगता है कि एक बबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी सबकी 7 डे की क्वारंटीन है, वहां पे हम होटल रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते, उसके बाद भी हमारा बबल है, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बट मैं ये जरूर बताती चलूं कि एक पैंडेमिक है, पैंडेमिक सारी दुनिया में फैला हुआ है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, यूएई में भी है, इसलिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और प्रोटोकॉल्स को बहुत केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वहां पे केसेस ना निकले। रिमेंबर 400 बंदा होगा आपका, अगर आप प्रोडक्शन क्रू को मिला लें, आप प्लेयर्स को मिला लें, आप फ्रेंचाइजीज को मिला लें, ये कुल मिला के आपके 300 से ऊपर लोग हैं। सो 300 लोगों को सेफ रखना और सिक्योर रखना, ये अब बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये अब रिस्ट्राटा की जिम्मेदारी है, जो कि आपका बबल बनाएंगे, जो मैं सुनने में आ रहा है, और वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट बबल होगा, आप नहीं मिल सकते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, होटल में भी आपका प्रॉपर बबल होगा, वो वाला बबल नहीं होगा कि बाकी लोग अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं और आपको मिंगलिंग अलाउड है। सो आई थिंक रूल्स को एडहेयर करना पड़ेगा। इंडियंस और साउथ अफ्रीकन की 10 दिन की क्वारंटीन है, उनको लंबी क्वारंटीन दी जा रही है, हमें 7 दिन की करनी पड़ेगी। सो मेजर्स तो ये लोग काफी ले रहे हैं, लेकिन हमारी रेगुलर टेस्टिंग भी होगी। आई थिंक हर 2 दिन बाद, हर 2-3 दिन बाद आपकी टेस्टिंग होती रहेगी। सो आई होप कि एवरीथिंग गोज सेफली। लेकिन मेरा ख्याल से ये समझना कि वहां पे कोविड नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी है, वहां पे भी खुदा न खास्ता हो सकता है, इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और चूंकि पेंडेमिक है और सेल्फ पुलिसिंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को, फ्रेंचाइजेस के ऑफिशियल्स को, इवन ब्रॉडकास्टर्स को, और हर एक शख्स को जो बायोसिक्योर में है, वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। प्रोग्राम में आगे चल के हम थोड़ी क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टेबल भी आपके साथ रखकर ज़ैनब की ओपिनियन लेंगे, जो स्क्वाड्स बने हैं या मुमकिन तौर पर जो स्क्वाड हो सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान सुपर लीग के जो मेला है उसका भी शेड्यूल तो जो है जारी नहीं किया, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि 5 जून से 20 जून के दरमियान डबल हेडर्स के जरिए ही जो है इस टूर्नामेंट को अब आगे बढ़ाया जाएगा और 20 जून को इसका फाइनल एक्सपेक्टेड है। ज़ैनब, ऑब्वियसली जो आपने प्लेयर्स की बात की उनमें से आंद्रे रसल का स्पेशली आना और इसी तरह मार्टिन गुप्टिल, तो टीमों की कॉम्पोजिशन आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कम्पैटिटिवनेस है और वो यहाँ तक कि कोयटा भी आखिरी मैच जीत गया था। सो यहाँ से जब लीग शिफ्ट हो रही है यूई के अंदर, कोयटा का रिकॉर्ड वहाँ बहुत अच्छा है और लाहौर का इतना अच्छा नहीं रहा था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिच का फैक्टर भी अब आगे जाके हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखें, यहाँ पे और जो यूएई का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती और यूएई में स्पिनर्स को डेफिनेटली हेल्प मिलती है। थोड़ी बहुत आपके जो लेग स्पिनर्स हैं उनको ब्रेक भी होता है, बॉल थोड़ी सी ग्रिप भी करता है, तो आई थिंक ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये उन टीम्स को फेवर करेंगे जिनके स्पिनर्स स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह ज़ल्मी की हमने परफॉर्मेंस देखी तो वहाब की कई अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी थी ज़ल्मी की तरफ से, देन वी सॉ सम अदर रियली गुड परफॉर्मेंसेस, शाहीन शाह अफरीदी की आपने देखी होगी लाहौर कलर्स के लिए, लेकिन वहां पे कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मैं इस चीज में आई थिंक आई पर्सनली एम वेरी इंटरेस्टेड कि अब क्या डायनामिक होगी, क्योंकि अभी आप देखें ना 3 टीम्स जो हैं वो सिमिलर पॉइंट्स पे हैं। सो यू हैव लाहौर, यू हैव कराची, पेशावर, सो आई मीन यू हैव सारी टीम्स ऊपर नीचे करके हैं सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के विच वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। वो भी अपने आखिरी मैच है। आई थिंक जब टूर्नामेंट खत्म हुआ एक्चुअली इट वाज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज, क्योंकि कोई पॉइंट्स जो थे वो सब टीम्स के इक्वल थे। सो मेरे हिसाब से ये कोयटा को ऑब्वियसली अभी उनका चांसेस उस तरह से कम नजर आ रहे थे, बट आई थिंक कि ये फेवर करेंगी कंडीशंस, क्योंकि जनरली कोयटा हैज डन really well over there because of the spinners that they have. So I think conditions will play a role and I think थोड़ी सी shift होगी dynamics में। एंड मैं ये भी समझती हूँ गफार के बाद में ये जरूर होगा कि जो टीम्स नहीं कर सकेंगी वो शायद ये कहें कि ये थोड़ा सा अनफेयर है कि उनकी कंडीशंस चेंज हो गई, क्योंकि देखें ना टीम्स ने अपनी कॉम्पोजिशन पाकिस्तान के मुताबिक बनाई थी। उन्होंने ये सोच के थोड़ी बनाई थी कि जी यूएई में होगा पीएसएल, ये भी तो देखें। बिल्कुल, आईपीएल में भी हमने देखा था स्पेशली चेन्नई का तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब वापस वो इंडिया में गए तो एकदम से सुपर पावर बन गए दोबारा से। और आपने कोयटा की बात की तो जनाब आंद्रे रसल, एक ज़माने में तो जिस लीग में जिस टीम से खेलते थे गारंटी होती थी कि उसी टीम में टाइटल जीतना है, और फिटिंगली ही इज़ इन द कोयटा ग्लैडिएटर्स। उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उनका एक शॉर्ट मैसेज है, आइए आपको दिखाते हैं। Everyone, this is Andre Russell. I just want to say that I'm extremely excited to be a part of the Quetta Gladiators for this edition of PSL. Yes, it's gonna be fun and let's go all the way, boys. I'm excited. See you soon. So fittingly I think कह सकते हैं ज़ैनब के आंद्रे रसल शायद वो प्लेयर थे जिनकी ज़रूरत थी कोयटा ग्लैडिएटर्स को, बिकॉज एक तो वो परफॉर्मेंस बहुत बड़ी, दूसरा एक लकी चार्म भी बहुत अरसे तक उन्होंने कैरी किया। तो डू यू थिंक आंद्रे रसल कैन चेंज द फॉर्च्यून ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स? Andre Russell is a very valuable player for any team to have because एक तो वो T20 के जिसे कहते हैं ना कि T20 के किंग रह चुके हैं। He's done really well in this format और सारी लीग्स में जहाँ पे भी वो गए उन्होंने अच्छा खेला है, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उनकी एक शोबे में जो है स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी दोनों शोबों में स्ट्रेंथ है। यानी कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो उनकी पावर हिटिंग जो है वो मेरा ख्याल है हर टीम को चाहिए होती है T20 में, और वो उनके पास पावर हिटिंग एबिलिटी है। If anybody can clear the ground तो वो एंड्रे रसल है एंड बाय अ लॉन्ग वे। और दूसरी चीज जो है उनकी बॉलिंग भी जो है, अगर आप उनकी वेरिएशंस देखें कि उन्होंने बड़ा नेल किया है कि इस T20 फॉर्मेट में किस तरह की बॉलिंग करानी है, लेंथ क्या होनी चाहिए, फिर स्लोअर वंस जो हैं उनकी जो स्लोअर वन है वो काफी उस तरह से डिसेप्टिव है। उनको समझ आ गई है कि यहाँ पे सक्सीड कैसे करना है और पेस चेंजेस कैसे करने हैं। सो मेरे ख्याल से कि एंड्रे रसल के आने से कोयटा को डेफिनेटली फायदा तो होगा ही, एंड ऑल्सो ही टेक्स सम वेरी गुड कैचेस इन द डीप, जो मुझे याद है उनकी कैचिंग जो थी वो काफी सॉलिड रही है। सो ओवरऑल अ वेरी यूजफुल क्रिकेटर, यूजफुल ऑलराउंडर, चाहे वो जैसे भी फॉर्म में हो। आई थिंक कि उनको कभी भी डिस्काउंट नहीं करना चाहिए एंड कोयटा के लिए एक बहुत यूजफुल एडिशन है। बिल्कुल, और फिर सबसे बड़ी बात है ना, अगर हम ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फैंस अट्रैक्शन के तौर पे, तो क्रिस गेल, आंद्रे रसल और इवन ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स भी इनमें मौजूद हैं। इनमें से कोई 2-3 प्लेयर, जब राशिद खान भी खेल रहे थे और ऑब्वियसली क्रिस गेल भी खेल रहे थे पीएसएल में, तो वो आपका एक बड़ा ब्रांड फैक्टर भी बड़ा हाईलाइट होता है, बिकॉज ये दुनिया के सबसे बड़े टॉप T20 प्लेयर्स हैं
और इसीलिए अगर क्रिस गेल, मुझे अभी तक नहीं पता कि क्रिस गेल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट आई थिंक अगर वो आ जाते हैं, राशिद खान को तो हम बहुत मिस करने वाले हैं, बिकॉज अगेन द बिग IPL और मे बी अदर लीग स्टार वो PSL में आके भी उसको उतना ही बड़ा बना देते हैं। तो ये एक फैक्टर है शायद अगर क्रिस गेल आ जाए ज़ैनब। देखिए, राशिद खान हो गए, क्रिस गेल हो गए। क्रिस गेल का तो ऑब्वियसली पीपल वर सेइंग कि अब वो प्लेयर नहीं रहे, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन वैसी नहीं रही, थोड़ी सी इज एट द टुवर्ड द एंड ऑफ हिज करियर, एंड शायद वो उनकी जो एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है जनरली वो उस तरह से नहीं है जो कि पहले थी। लेकिन एक आध इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी, थोड़े बहुत उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे कोयटा के लिए, एंड आई थिंक उनकी एक स्टार पावर तो है ना। आई मीन इफ ही इज बैटिंग तो आप उनको देखोगे तो सही, उनके अंदर वही क्वालिटी है जो मेरा ख्याल से शायद अफरीदी के अंदर है, कि चाहे वो स्कोर करें या ना करें, लोग उनको देखेंगे जरूर जब वो बैटिंग करें। एंड जब आप लीग की बात करते हैं तो लीग में आपको ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो दुनिया में वो अट्रैक्ट करते हैं, व्यूअरशिप अट्रैक्ट करते हैं। सो आई थिंक क्रिस गेल इज वन ऑफ देम। राशिद खान तो हर लीग में सक्सेसफुल रहे बिकॉज ही इज सच अ गुड बॉलर कि वो हर कंडीशंस में अच्छा खेलेंगे। बट आई थिंक जो मुझे उनकी इस बार जो चीज अच्छी लगी थी कि इट वाज नॉट जस्ट हिज बॉलिंग, हिज बैटिंग एज वेल। द फैक्ट कि वो गेम्स थोड़ी बहुत फिनिश भी कर लेते हैं, ही कैन हिट अ फ्यू सिक्सेस, अ फ्यू बाउंड्रीज। मुझे उनका वो एस्पेक्ट मैंने बहुत एंजॉय किया था। सो आई थिंक डेफिनेटली ही विल बी मिस्ड। क्रिस गेल का आई एम नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग और नॉट, मुझे कॉन्फर्मेशन इसमें नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आई जस्ट फील कि अगर वो आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेट फॉर PSL। बिल्कुल, राशिद खान की जो आप बात करें तो मेरी फेवरेट टीम ज़ल्मी खिलाफ ही उन्होंने एक मैच जो खेला था वहाँ और राउंड परफॉर्मेंस देके हमारी टीम को मैच हरवा दिया था, तो मैं भूल नहीं सकता। लेकिन पुराने में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से पॉइंट्स टेबल डिस्कस करेंगे और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं मेमोरीज को ब्रेक से बाद आकर के कौन सी टीमें टॉपर हैं, कौन सी टीम नीचे हैं और कौन सी टीमें अभी मिडिल वे में मौजूद हैं। ज़ैनब के साथ बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ज़ैनब अब्बास से हमारी बातचीत जारी है और आपको एक पैकेज पहले दिखाते हैं, पॉइंट्स टेबल की पोजीशन और कुछ मेमोरीज को ताज़ा करते हैं कि कौन सी टीम किस नंबर पर मौजूद थी। सो पॉइंट्स टेबल की जनाब ने पोजीशन देखी और ज़ैनब ऑब्वियसली अब जब अल्लाह करे कि जैसे ही सारे मामला तय होते हैं, टीमें और पहुँचती हैं, तो फिर लगता है कि एडवांटेज तो ऑलरेडी कराची के पास मौजूद है, चूँकि टॉप पर हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। कोयटा के लिए ऑब्वियसली बॉटम से ऊपर आना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप अगर हम चलें 1 बाय 1 पे बात करते हैं, कराची किंग्स के लिए पहले बतौर टॉप पोजीशन पर आई थिंक उनके लिए शायद बाकी टीम मुकाबले में बेहतर रहेगा कि कॉम्बिनेशन आगे पीछे होता भी है। ऑब्वियसली गप्ते भी उनके पास आ रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है उसके साथ साथ कि बाबर आजम क्या दोबारा सेक्रीफाइस करेंगे या ओपन ही करना चाहेंगे? देखिए, शर्जील खान की जिस तरह से हमने परफॉर्मेंसेस देखी थी पहले और बाबर आजम की एज वेल, तो ये तो हमें सर्टन है कि जो उनका टॉप ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दे वर सक्सेसफुल। फिर आपने एक मोहम्मद नबी की बीच में, अगर आपको याद होगा, एक परफॉर्मेंस देखी थी, एक इनिंग्स देखी थी, एंड ही इज अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर ओवरऑल एज वेल। सो कराची के पास अरशद इकबाल, अगर आपको याद होंगे कि जो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, फिर आमिर हैं। कराची की टीम मेरा ख्याल है काफी बैलेंस्ड है, एंड इवन इन दीज कंडीशंस आई फील दैट दे स्टिल हैव अ वेरी वेरी गुड टीम ओवरऑल अगर देखा जाए। एंड नॉट टू फॉरगेट कि दे आर लीडिंग द चार्ट्स, तो अगर वो टेबल के उनके पास वो एडवांटेज तो डेफिनेटली है। यानी कि वो अगर थोड़ी बहुत 1-2 गेम्स हार भी जाते हैं, वो फिर भी मतलब वो टॉप 4 में तो रहेंगे ना, मेन चीज तो ये है। सो आई थिंक कराची का जो अच्छा स्टार्ट रहा है उनको फायदेमंद रहेगा आगे जाके भी। जब आप देखेंगे जो मैचेस होंगे, एक आध अगर वो हार भी जाएं तो आई थिंक दे आर स्टिल प्रीटी सेफ। बिल्कुल। और यूई के अंदर जिन टीमों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड तो है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो नंबर 2 पर भी है। अब ये ऐसी टीम है जिनका कंसिस्टेंट बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, और फिर कामरान हो, वहाब हो, एक टीम बड़े अरसे से जेल हुई हुई है। सो इस बार अगर डेविड मिलर भी आ जाते हैं, वो कि उन्होंने भी कंफर्मेशन नहीं है और ज्वाइन भी नहीं कर सके थे, तो आई थिंक दिस टीम लुक्स प्रीटी वेल, क्योंकि ऑलरेडी रदरफोर्ड उनके पास मौजूद हैं, कामरान, शुएब, हैदर अली ऑब्वियसली एक्साइटिंग यंग टैलेंट हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के मुतालिक ज़ैनब आपके व्यूज़? देखिए, वहाब रियाज उनकी जो है आपने देखी भी होगी कप्तानी, जो शुरू में एक आध उनके मैच थोड़ा सा ऑफ रहा था, पर उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जिस ना आहिस्ता आहिस्ता ही इसमें भी गेनिंग सम रिदम। और यूएई में जो एक चीज जो मेरा ख्याल से उनको हेल्प आउट करेगी वो है रिवर्स स्विंग। आई थिंक उनको रिवर्स स्विंग का वहां पे, अगर आपको याद होगा,
वहाब को दुबई की विकेट बहुत सूट करती थी, यूएई की कंडीशंस हमेशा बहुत सूट करती थी। सो आई थिंक कि वो ऑल्दो के लिमिटेड ओवर्स हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आखिरी ओवर्स में उनका बॉल जो है थोड़ा सा जब रफ होता है तो उनकी रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो जाती है, जो कि उनको एडवांटेज रहेगा वो जिस किस्म के बॉलर हैं। देन यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, तो ऑब्वियसली कामरान अकमल तो आपने देखा ही है, वो शायद उनका सीजन उस तरह से ना रहा हो जिस तरह से हमेशा रहता है, मतलब यू नो he's done well for them, but then again he's always somebody who can provide them with good starts। फिर हैदर अली आ जाए, हैदर अली की ठीक है फॉर्म उस तरह से जनरली इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं रही, बट ये उनके पास मेरे ख्याल से हैदर अली के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो फिर से परफॉर्म करें, थोड़ा सा यू नो सेंसिबल इनिंग्स खेलें और लंबी लेके चले। एंड शोएब मलिक के लिए भी गफार ये मत भूलें कि ये जो परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे अभी पीएसएल में, ये फिर इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप की भी जो सिलेक्शन होगी उसमें इसका इम्पैक्ट होगा। अब शोएब मलिक की काफी लोग कह रहे हैं कि जी उनको टीम में वापस आना चाहिए, या यू नो कई लोगों की राय है कि उनको आना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस है, एंड पाकिस्तान के पास वो नंबर 4-5 की एक सोल्यूशन नहीं मिली गफार। अभी तक हम हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, 3-4 आसिफ अली, इन सारे लोगों को हम ट्राई कर चुके हैं। सो आई थिंक ये मौका है शोएब मलिक के पास भी कि वो ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स, बिकॉज परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है सेलेक्टर्स पे, और कोई चीज यू नो बातें करना या वो सब। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है इन प्लेयर्स के लिए कि ये परफॉर्म करें एंड वर्ल्ड T20 का अपना जो है हिस्सा बने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मिसबा ऑलरेडी इस बारे में हिंट दे चुके हैं कि वो सीनियर्स की जानिब देख रहे हैं फॉर इंग्लैंड। यकीनी तौर पर ये पीएसएल इन तमाम खिलाड़ियों के लिए बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छा मौका भी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी पार्ट में आकर बाकी टीमों की बात करेंगे, और सईद अंवर के जो 194 थे उसके 24 साल मुकम्मल हुए, उसकी यादें भी कुछ ताज़ा करेंगे, पैकेज भी दिखाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो अब जल्दी से बात करते हैं बाकी तमाम टीमों की भी। सईद अनवर का पैकेज मैं तो जरूर देखना चाहूंगा, ज़ैनब से भी उस पर बात करेंगे। ज़ैनब, जो बाकी टीम है स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगेन जब पाकिस्तान में सीजन आया दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ, जो कि शॉकर था, जो कि 2 मरतबा के चैंपियन हैं, सबसे सक्सेसफुल टीम है। चेंज ऑफ वेन्यू और फिर एलेक्स हेल्स नहीं है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली एलेक्स हेल्स की रिप्लेसमेंट तो कोई भी मिलना मुश्किल है। एलेक्स हेल्स बहुत बड़ी एक जैसे कहते हैं एसेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए या किसी भी टीम के लिए, एंड इट विल बी लॉस फॉर देम, बिकॉज वो जो ऊपर से आपको स्टार्ट देते हैं वो आपका मिडिल ऑर्डर कभी टेस्ट नहीं होता। यू नो द आसिफ अलीज एंड द हुसैन तलत, they never actually get tested because Alex Hales आपको स्टार्ट ऊपर से पावर प्ले में, और यू नो जनरली उनकी जो हिटिंग एबिलिटी है और जो विनिंग एबिलिटी है, जो चेजिंग एबिलिटी इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी, वो मेरे ख्याल से एलेक्स हेल्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। इससे पहले अगर आपको याद होगा, इस्लामाबाद के पास हमेशा ही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ओपनर्स अच्छे रहे हैं। लूक रॉन्की इनके पास होते थे, जो कि इनके बीच में कप्तान भी रह चुके हैं, एंड ही यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स फॉर देम, जो पिछले सीजन्स के हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखा है। सो इनका टॉप ऑर्डर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर आप ये मत भूलें इनके पास हसन अली हैं, यस हसन अली फैक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं और रिमार्केबल फॉर्म में, मुझे लगता है कि पूरी पीएसएल को लिट अप कर सकते हैं अगेन वो अकेले। हसन अली आई फील के ही इज कम बैक इन फॉर्म एट द राइट टाइम। यू नो इंजरी का शिकार रहे इतनी देर, लेकिन मैं उनको बड़ी क्रेडिट दूंगी बिकॉज आई फील कि उन्होंने खुद से मेहनत की है बहुत। उनको सपोर्ट तो मिला है, लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत एक साल में की है अपने आप को फिट करने में, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने में, फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज में परफॉर्म करना, फिर साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करना। सो आई फील लाइक, और उनकी जो बैटिंग एबिलिटी मेरे ख्याल से दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। आते साथ जो है वो यू नो छक्के मार लेते हैं, ही हैज गॉट दैट एबिलिटी। तो मेरे ख्याल से वो तो एक एसेट है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो पूरी जो टीम है, अब उनकी पूरा एक गैंग इकट्ठा हो गया है। फहीम अशरफ भी हैं, यू नो शादाब खान भी हैं, फहीम अशरफ भी बाय द वे इज वन प्लेयर हु आई फील जिन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत इवॉल्व किया है और उनकी बैटिंग बहुत बेहतर हुई है। सो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हमेशा ही मेरे लिए तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ही रहती है। चलिए आखिर में मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं कि एक ऐसी टीम जिनके पास पहले स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। इमरान ताहिर आ जाते हैं, शाहिद आफरीदी, उस्मान कादिर, और अब चूंकि लीग हो रही है यूई में, तो ज़ैनब आई थिंक मुल्तान सुल्तान के पास शायद उनके बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ना भी अवेलेबल हों, बट जो बॉलिंग है यूई कंडीशंस के लिहाज से आई थिंक दे हैव वेरी इनफ फायर पावर इन द स्पिन डिपार्टमेंट।
बिल्कुल, यू नो समबडी लाइक, अगर लोकल प्लेयर्स में देखा जाए तो उस्मान कादिर अगेन यू नो T20s में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने शादाब खान की एब्सेंस में नेशनल टीम में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर जरूर है और वहाँ की जो कंडीशंस है उनको सूट भी करेंगी। फिर शाहिद अफरीदी हो गए, वो एक डिफरेंट किस्म के लेग स्पिनर है। इमरान, सो दे हैव considerable amount of variety and options and I feel कि मुल्तान सुल्तान के पास चांस है कि वो एटलीस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकें और अपने आप को रिडीम कर सकें। चलें, अब ऑब्वियसली लीग में भी टाइम बाकी है, लेकिन मुझे पता है ज़ैनब ने भी ट्रैवल करना है, तो शायद ज़ैनब हमें दोबारा PSL में मिले ना मिले, तो मैं ज़रूर आज मौके से फ़ायदा उठा के पूछूंगा। ज़ैनब, टॉप 4 आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेंगी? ये आप हमेशा मेरे से पूछते हैं और मेरी प्रेडिक्शंस तो कभी ठीक नहीं आती गफार, लेकिन ट्राई अगेन। मैं कोशिश जरूर करती हूँ। ऑब्वियसली आई फील कराची तो रहेगा, इट विल बी एट द टॉप द वे जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। मुझे लगता है कि यू नो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी तगड़ी टीम है उस लिहाज से। कलंदर्स अगेन, कलंदर्स उनका कोई पता नहीं होता, लेकिन जनरली आई फील कि उन्होंने भी इस सीजन में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। लास्ट टीम आपकी कौन सी होगी चौथी? आई थिंक कोयटा ही होगी। कोयटा इज probably going to be, मुझे फिर भी ये फीलिंग आ रही है। चलें, बट मैं पेशावर ज़ल्मी को हमेशा टॉप 4 में रखूंगा बिकॉज अभी वो नंबर 2 पर है। बट ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और देखते हैं इंशाल्लाह की किस्म की टीमें बन जाएं और स्क्वाड अनाउंस होने हैं। शेड्यूल भी आज एक्सपेक्टेड है, या तो कल अनाउंस हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग पे मजीद बात करेंगे। बट 5 जून से लाइकली है, तो आप लोग भी कहते हैं ना कैलेंडर मार्क कर लें। इंशाल्लाह 5 जून से हम PSL का स्टार्ट होते हुए देखेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।